पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। और मैं अंजलि चावला हाजिर हूँ इसी तरह की कहानी को झुठलाते हुए। जी हाँ, आप देख सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है वो बॉक्सिंग रिंग क्यों है, मैं बॉक्सिंग रिंग में क्यों खड़ी हूँ। तो आज जो है पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। आपने तो देखा ही होगा 2 दिन से जो है धरना प्रदर्शन किस तरह से चल रहा था, जो हरियाणा पूरे विश्व भर में अपने खेल और खिलाड़ियों के लिए लेकर एक अलग पहचान स्थापित किया हुआ है। आज उसी हरियाणा के खिलाड़ियों को जो है वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और ऐसे में बता दें कि कई खिलाड़ियों का दर्द सामने आया था जब से महिला कोच का आरोप लगा है। आपको बता दें कि खिलाड़ी जो है हिम्मत करके सामने आ रहे हैं। आखिर बोलते भी कैसे कैसे बोलते, क्योंकि जो आवाज उठाता है उसका खेल ही खत्म कर दिया जाता है। हम तो ये किस शासन में जी रहे हैं, किस दौर में हम आ गए हैं। इसी तरह का एक आरोप लगाया है बॉक्सर मनोज कुमार जी ने। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। मनोज जी का भी दर्द छलका और उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने दर्द को रखा। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो संसार का क्रांति देखने वाले ना मेरी राम राम। देखिए, मेरा दर्द बहुत लंबा है। स्टार्टिंग से ही दर्द और मेहनत साथ लेके चला हुआ इंसान हूँ, और पहले भी मेहनत जारी थी, और कितने दर्द आए पता नहीं, कितने दर्द गए, अभी भी मेहनत जारी है। आपने ट्वीट में एक ये भी बात कही थी कि जो खिलाड़ी आवाज उठाते हैं उनका खेल ही खत्म कर दिया जाता है। और साथ ही आपने ये भी कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में ट्रायल से आपको रोका गया था। कौन है वो लोग और क्यों करते हैं इस तरह से खिलाड़ियों के साथ खेल? देखिए, बड़ी लंबी कहानी है। मैंने जूनियर बॉक्सर्स, सबसे पहले तो मुझे फेडरेशन में, जब 2016 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आई, तो मुझे बॉक्सिंग फेडरेशन में भारतीय बॉक्सिंग का कार्यकारिणी सदस्य चुना गया खिलाड़ियों की बात रखने के लिए। उसमें देश भर के, अपने पूरे इंडिया से जो खिलाड़ी मेन सीनियर प्लेयर थे, कैप्टन थे, उनके वोटिंग हुए, जिसमें 10 से 12 अर्जुन अवार्डी ओलंपियन खिलाड़ियों का नाम था। उसमें 27 वोट मेरे नाम आई थी, और जिसमें मुझे चुना गया था। तो उसके बाद मैं खिलाड़ियों की बात रखने लग गया। तो जैसे ही 2020 की 19-20 की बात है, 20 की एक्यूरेट डेट मुझे नहीं पता, एक खेल हुआ था, इंडिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था कैश प्राइज का। तो उसमें खिलाड़ियों के पैसे नहीं दिए गए जो जीते। तो मैंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मैं पूछने लग गया फेडरेशन के अधिकारियों से। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनोज कुमार, बॉक्सर मनोज कुमार ने आखिर क्यों नहीं बोला था पहले, उन सबको एक करारा जवाब है कि पहले भी जो है मनोज कुमार ने आवाज उठाई है। और उन्हीं की जुबानी हम आपको बता रहे हैं। जब लोगों ने आरोप लगाई कि आखिर जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, जब विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, तभी आखिर मनोज कुमार ने क्यों ट्वीट किया। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, और उन लोगों को जवाब दीजिए कि इससे पहले भी जो है मनोज कुमार ने आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। फिर उसके बाद 2 बॉक्सर थे इंडिया टीम में, आशीष सिंसा और अंकुश दहिया। तो अंकुश दहिया की बैक में पेन था, मेडिकल इंजर्ड था, तो एक चीफ कोच ने उसकी कमर पे लात मार दी। तो मैंने फेडरेशन से फिर जवाब मांगा कि ऐसा कौन सा हक है कि एक प्लेयर अनफिट है और उसको मजाक मजाक में
बैक इंजरी में लात मारने की तो किसी को हक नहीं। ये किस तरह का मजाक है, किस तरह से मजाक है कि एक खिलाड़ी को मजाक मजाक में लात मार दिया जाता है। मनोज जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मजाक वो होता है जो मजाक करने वाला और जिसके साथ मजाक हो रहा है उसको भी पसंद है, उसको मजाक कहते हैं। मजाक मजाक में आप किसी का अपमान कर रहे हो, किसी खिलाड़ी का, ये किस तरह का मजाक है, आप लोग भी बताइए। तो फिर उसके साथ ही एक आशीष इंसा था, रेलवे की ट्रेनिंग के लिए परमिशन से फेडरेशन की गया हुआ था ट्रेनिंग करने। जब वो ट्रेनिंग करके वापस आया तो उसे कैंप से आउट कर दिया गया। तो ऐसे ही जैसे जिस लड़के को बैक पे इंजरी थी, बैक का इलाज कराने के बजाय उसको और अनफिट करके कैंप से आउट कर दिया गया। मैंने उन दोनों की आवाज़ उठाई तो मुझे टोक्यो ओलंपिक की ट्रायल भी नहीं देने दी, जबकि मेरे से जो आ रहे थे वो लड़के ट्रायल देने के लायक थे, मैं लायक नहीं था। उसके बाद मैं कंटिन्यू इंडिया टीम में बना रहा। फिर क्या हुआ, उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाओगे आप तो मैं किसी कारण नेशनल नहीं खेल पाया। नेशनल नहीं खेल पाया तो उसमें बहुत से खिलाड़ियों का कैंप में नाम था जो नहीं खेले, और एक खिलाड़ी तो ऐसा था जो एक साल प्रो बॉक्सिंग कर रहा था, कोई एमेचर टूर्नामेंट नहीं खेला, सीधा उसको कैंप में डाल दिया। लेकिन मुझे बोला गया कि आप कैंप के लिए ट्रायल दो। मैं बोला कि आप मेरे कैंप की ट्रायल लेके मेरी इंसल्ट गिल्टी करवा रहे हो, मुझे गिल्टी फील हो रही है, मैं नए बच्चों के साथ ट्रायल दूंगा। मैंने अगर आपको ट्रायल लेनी है तो बच्चों के साथ मत लो, जिसको आप नंबर 1 समझते हो उसके साथ मेरा ट्रायल लो। तो बोला नहीं, आपको जो गाइडलाइन दी है उसी में आपका ट्रायल। मैं कहा या तो सबका ट्रायल लो जो कैंप में आने वाले हैं, या फिर मेरा भी मत लो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ट्रायल देनी पड़ेगी। मैं कहा मैं ट्रायल दूंगा, लेकिन आप जिसको नंबर 1 समझते हो उसको दे दो मेरे साथ ट्रायल में, मैं उसके साथ दे के ही मेरा भी पता लग जाएगा, आपको कितना दम आग लेगा पता लग जाएगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जिसके साथ बोल रहा उसके साथ दो। मैंने उस लड़के को 4-1 से हरा के मैं कैंप में चला गया। उसके बाद एक बॉक्सर को उन्होंने डायरेक्ट 1 साल अमेचर बॉक्सिंग से दूर रहते हुए भी नंबर 1 रैंकिंग दे दी। जो 1 साल से खेल ही नहीं रहा है अमेचर, उसको नंबर 1 देने का कोई हक नहीं है। उसको नंबर सबसे लास्ट दो उस वेट में, वो भी ऊपर वेट कैटेगरी से नीचे वेट कैटेगरी में आ रहा है, जबकि एज ए रूल बनता है कि उसकी पहले ट्रायल लो फिर कैंप में लो। तो ऐसे करके मुझे धीरे धीरे बाहर किया गया। फिर एक गाइडलाइन बनाई, उसमें गाइडलाइन में जो मेरे से हारे, जो ओपन बिग बाउट हुई, उसमें मैं इकलौता ऐसा था मेरे वेट कैटेगरी में जो लगातार 5 पता नहीं 6 फाइट लड़ा, जिसमें से मैं 3 जीता 2 हारा। पता आ नहीं क्या जाइए और भी बातचीत करेंगे। आगे हम ले लेते हैं मनोज जी को। मनोज जी की कहानी जो है वो बेहद ही लंबी है। और देखिए, एक खिलाड़ी जो है खेल से आउट होने के बाद भी जो है किस तरह का संयम बनाए रखता है, किस तरह का पेशेंस बनाए रखता है, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और उसके बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारता है। हम मनोज जी की हिम्मत को सलाम करते हैं। ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनका दर्द देखा, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां भी आपको सुनाएंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जी मनोज जी बताइए। फिर उन्होंने मेरी, जब मैंने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने गाइडलाइन बनाई कि आप ट्रायल नहीं दे सकते। तो गाइडलाइन क्या थी भाई, जो अच्छी परफॉर्मेंस बिग बाउट में लड़ेगा वो बॉक्सर ही ट्रायल दे पाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस अप होगी। परफॉर्मेंस क्या थी, मेरे वेट में हम 3 बॉक्सर बिग बाउट खेले थे। 3 में से 2 बॉक्सर 1 फाइट जीते 1 हारे। 1 बॉक्सर 2 फाइट लड़ा,
2 की 2 हारया। मैं इकलौता बॉक्सर 5 फाइट लड़या जिसमें से 3 जीत्या, और उनमें से तीनों में से एक बॉक्सर वो भी था जो मेरे से हारया। वो ट्रायल दे सकता है लेकिन मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? लगातार 5 फाइट लड़ने वाला मैंने जी उस बॉक्सर को हराया जो इंडिया उसमें बिग बाउट में किसी से हारा ही नहीं। उज्बेकिस्तान का बॉक्सर था मेरे वेट कैटेगरी में, और जो उस टाइम का करंटली यूथ ओलंपिक का यूथ एशियन का मेडलिस्ट था, 19 साल का। सबसे महंगा खिलाड़ी चुन रखा था वो, मेरे वेट में महंगा सबसे महंगा रेट लगा रखा था उस पे, प्राइज मनी जो खरीदा टीम ने। फिर भी मैंने उसको सबसे पहले बाउट में हारा, जबकि मैं हार्ड हार्ड फाइट लड़ता गया, फिर भी लगातार 3 फाइट जीता। लेकिन जो हारने वाले हैं वो ट्रायल दे सकते हैं टोक्यो ओलंपिक की, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं बोलता हूँ। आपने ये भी कहा कि बोलने वाले को का खेल खत्म कर दिया जाता है। आखिर ये किस तरह के लोग हैं जो बोलने वाले को का खेल खत्म कर देते हैं, और आखिर क्यों करते हैं? क्या होता है इसके पीछे का साजिश? और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि फेडरेशन जो है वो पैसा खा जाता है खिलाड़ियों का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खिलाड़ी होते हैं बेचारे, डरते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन जो सीनियर हैं कुछ ना कुछ लालच होता है उनका फेडरेशन के साथ, या किसी और कारण लगा लो, कुछ ना कुछ लालच के कारण, नुकसान के कारण बोल नहीं पाते। लेकिन मनोज कुमार बचपन से ही मेहनत करता है और मेहनत के विश्वास पे बोलता है, सच्चाई बोलता है, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुझे कोई डर नहीं है किसी का ना। मैं ऐसा इंसान हूँ, मेहनत करके कहीं भी खा सकता हूँ, रिक्शा चला के भी अपनी रोटी खा सकता हूँ, कोई शर्म नहीं कर मानूंगा, क्योंकि मेहनत मेहनत से खाऊंगा। तो उसके आगे एक स्वाभिमान होता है, जो मेरा स्वाभिमान है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता सेले सा। किसी सच बात है तो सच कहूंगा, झूठ है तो झूठ कहूंगा। तो यही कारण है, फेडरेशन में रूल रेगुलेशन बनने चाहिए, आईओए को ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। जैसे अभी ये अपना पीटी उषा जी बनाए गए हैं आईओए के, तो एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। हर फेडरेशन में कम से कम 5-10 खिलाड़ी, 5 लड़के 5 लड़कियां इन्वॉल्व होने चाहिए। कहीं गलत हो रहा है तो वो गलत को सही कर सकें। हर फेडरेशन में मतलब कि सिलेक्शन कमेटी में और हर जगह कम से कम 5-10, और जहां भी हम टूर्नामेंट करवाएं वहां उनकी गिनती के वो खिलाड़ी मौजूद रहने चाहिए, एज ए मतलब कि ऑन ड्यूटी लगानी चाहिए, फेडरेशनों को लगानी चाहिए, ताकि वहां पर वो सही गलत को सही कर सके। मनोज जी, आपने सच्चाई की बात की, स्वाभिमान की बात की, तो क्या इस सच्चाई और स्वाभिमान की कीमत जो है बहुत कुछ देकर चुकानी पड़ती है, आपको भी लगता है? बिल्कुल, सच बोलना सामने वाले की आंख में उंगली मारना है, तो उसका देख लो कितना दर्द होगा। तो यही सच्चाई है। सच्चाई कड़वी होती है और हर किसी को जो है सच्चाई अच्छी नहीं लगती है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि झूठ हमेशा मीठा बोलता है और सच को बात करने की तमीज नहीं होती। लेकिन आज भी मनोज जी जैसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। मनोज जी, यौन शोषण का भी आरोप लगा हुआ है इस बार, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस पे तो देखो जिसके साथ हुआ है वही बोल सकता है। उस पे मैं मेरे आगे ना तो कोई तस्वीर आई ना चेहरा आया, तो उस पे मैं कैसे बोल सकता हूँ जो। नहीं, इस तरह की चीजें जो है किसी भी खेल एकेडमी में जो है, आप भी एक जो बॉक्सिंग रिंग चला रहे हैं, तो क्या मतलब वहां तो महिला और पुरुष दोनों होते हाँ, हैं, तो महिलाओं के देख सुरक्षा के लिए देख रेख होती है, सब कुछ होती है। जैसे मेरे यहाँ पे 17-18 अकेडमी कैमरे लगा रखे हैं, तो वो चेक किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे हॉस्टल वार्डन और कोच होते हैं। उसमें कैमरे में सारे हर एक का कैमरे की क्लिक है, वो देखने को मिलती है, उसमें पता लगता रहता है। लड़कों के रूम में भी जो लड़के हॉस्टल में अंडर 15 है वो रह रहे हैं,
वहां पे भी कैमरे लगा रखे हैं ताकि उनको हर हरकत का पता रहे। तो ऐसी कुछ फैसिलिटी, ऐसी कुछ सोच समझ विचार करना चाहिए फेडरेशनों को। देखिए ये सारी चीजें जो है फेडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उस पे जो है फेडरेशन के अध्यक्ष पे लगातार आरोप लग रहा है। कल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। हालांकि आपको बता दे, कहा गया है खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया गया है कि आप परेशान ना हो, इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन कोई एक्शन जो है 2 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद कोई एक्शन नहीं ली गई। हालांकि सिर्फ ढांढस बंधाया गया है। और कई खिलाड़ियों की जो मांग थी कि प्रधानमंत्री मिले आकर, प्रधानमंत्री उनकी बातों का सुने, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब मैं वहां बैठा था तो खिलाड़ी बोल रहे थे कि खेल मंत्री जी से आश्वासन मिला है और वो मीटिंग करेंगे जल्दी, और उसके बाद मीटिंग में जो प्रूफ होंगे उनके तथ्य पे ही वो ड्यूटी लगाएंगे। अलग अलग विभाग की ड्यूटी लगी है, जैसे आईओए में जितने मेंबर हैं उसमें ज़्यादातर पीटी उषा, मैरी कॉम, तो सब लड़कियां स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो सब बैठेंगे और जांच होगी अच्छे से तरीके से, और उसके बाद जो निर्णय निकल के आएगा वो सबके सामने होगा। देखिए लगातार जो है खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया जा रहा है, लेकिन सवाल आज भी यही है। खट्टर सरकार ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि खिलाड़ियों का, महिला खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। देखिए महिला खिलाड़ी हो या पुरुष पुरुष खिलाड़ी, किसी का भी मनोबल नहीं टूटना चाहिए। क्या आपको कभी लगा कि इस तरह के साजिश के बाद दोबारा कोशिश करना चाहिए, दोबारा ट्राई करना चाहिए, जिस तरह से आपको ओलंपिक में रोका गया था? देखिए 2 ओलंपिक खेल चुका हूँ, देश के लिए सबसे लंबी बॉक्सिंग खेलने वाला इकलौता प्लेयर हूँ। सचिन भी मेरे ख्याल से 2 दशक से ज्यादा नहीं खेला। तो बॉक्सिंग जैसा खेल जो 5-7 साल में आदमी पागल हो जाता है मुक्के लग लग के, वो खेल मैं लगातार 99 से 2021 अप्रैल तक मैं इंडिया टीम में था, और 0 से 100 तक सारे टूर्नामेंट लगातार खेल रहा हूँ, बिना किसी रोक के, बिना किसी सपोर्ट के, इंजरी हो चाहे कुछ मर्जी हो खेल रहा हूँ और जीता भी हूँ। तो इस तरह की साजिश पे किस तरह का रोक लगना चाहिए? अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे भारतीय ओलंपिक संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और जितनी भी चाहे रेसलिंग संघ हो, बॉक्सिंग संघ हो, जितने भी हों, एक कमेटी बनानी चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो ओलंपिक पदक विजेता हो, ओलंपिक चैंपियन हो, या वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो। तो सबके लिए एक नियम कानून बनाना चाहिए कि जो बच्चे कैंप, जैसे मेरे साथ हुआ, कई लड़के ऐसे थे जो जूनियर मेरे से किसी अचीवमेंट भी नहीं थी करंट में, और एक लड़के को तो 1 साल बिना अमेचर बॉक्सिंग के ही सीधा बुलाया गया, वो खेला ही नहीं कोई टूर्नामेंट। तो उनकी फिर भी ट्रायल नहीं हुई और मेरे को ट्रायल देनी पड़ी। तो या तो ट्रायल लो तो सब की लो, नियम बनाने चाहिए, पहले से गाइडलाइन होनी चाहिए, और उस नेशनल से भाई ये रैंकिंग बनेगी, वो रैंकिंग पूरी दुनिया के सामने पता होनी चाहिए, और उस रैंकिंग के आधार पर जो टूर्नामेंट है वो मिलने चाहिए, और जो बाकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस और रैंकिंग सारी चीज नोट होनी चाहिए। यानी आपका यही कहना है कि चाहे कोई किसी भी घराने से नियम आए, कानून होना नियम चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर होना एक चाहिए। बराबर। बहुत सही बात कही आपने। हालांकि मनोज जी ये भी आरोप लगता रहा है लगातार जो है खेल संघ पे कि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी जो है, जो पदक नहीं जीतते हैं लेकिन वहां तक जाते हैं, उन पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती। देखिए आप गाइडलाइन उठाइए, जब आप मेरे ख्याल में देश में 2012 में कितने प्लेयर गए थे ओलंपिक में, 2016 में कितने गए, और 2000 टोक्यो में कितने गए, दुनिया के नाम चेहरा किसका याद है? सिर्फ जो ओलंपिक पदक विजेता है। तो वो कहीं ना कहीं किसकी कमी मानोगे आप? दिखाने वाले की,
कमी मानोगे, सोशल मीडिया की कमी मानोगे, और जो स्पॉन्सर होते हैं वो सिर्फ ओलंपिक मेडल के पास ही सबसे ज्यादा आते हैं, या ओलंपियंस के पास आते हैं, वो ग्रास रूट पे नहीं आते। तो उसमें बहुत सी कमियां हैं। आप क्रिकेट की तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट तो एक जो प्लेयर एक अनफिट हो जाता है तो उस खिलाड़ी को विदेश में भेज देने के इलाज कराने का भी दम रखती है अपने दम पे। तो और फेडरेशन में ये दम पानी नहीं है। जो करना पड़ेगा उसके लिए बड़ी फेडरेशनें भी लानी पड़ेंगी, बड़े पैसे वाले अधिकारी भी लाने पड़ेंगे, और बड़ी स्पॉन्सरशिप भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जो स्पॉन्सरशिप है, बच्चों को अडॉप्ट करो, 7-8 साल के बच्चों को, उनको ओलंपिक मिशन के लिए तैयार करो, और उन पे पैसा खर्च करो। उसकी इंजरी हुई है या उस दौरान जब तक वो खेलेगा तो हर इंजरी से गुजरेगा, तो उस दौरान उसको क्या फैसिलिटी की किस टाइम जरूरत है, वो वो जो स्पॉन्सर वाला होगा वो पूरी करेगा, तो वो बच्चे जरूर एक दिन ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पहनने को जूते नहीं होते, पहनने को कपड़े नहीं होते, और वो फिर भी मेहनत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर लेवल की इंजरी होती है, वो एक बार नेशनल तक रिप्रेजेंट कर लेगा, इंटरनेशनल तक कर लेगा, लेकिन अहम मौके पर आकर कहीं ना कहीं वो इंजरी परेशान करेगी उसको। तो उसका मतलब वो अगर जितना मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट इतना नहीं है, स्टेट लेवल पे उससे बड़ा होगा, नेशनल लेवल पे उससे बड़ा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे उससे बड़ा होगा। ऐसे ही जिले के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े नहीं है वो भी। अब मैं बॉम्बे वाला डॉक्टर यहाँ से कैसे हायर कर लूंगा? तो उसके लिए उतनी सोच भी होनी चाहिए। उसकी सोच उतनी वो तभी कर पाएंगे जब कोई बड़ा जैसे अडानी है, अंबानी है, रिलायंस तो खैर स्पोर्ट्स में कर रहा है इंक्लूड अभी, तो वो बच्चों को बचपन से हायर करेंगे, ना कि बनने के बाद। आप एक बार नेशनल चैंपियन बन जाते हो तब उठा लेते हैं हर स्पॉन्सर वाले। तो जब उठाने का तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बनता हुआ मनोज कुमार किसी को पसंद नहीं आता, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जब मेडल जीत कर आते हैं तब सबको समझ आते हैं। तो वही देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मनोज कुमार आवाज उठा रहे हैं, उस तरह से खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, और सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोचिए कि आज एक खिलाड़ी के साथ ज्यादती हो रहा है तो कल आपके साथ नहीं होगा। किसी के साथ भी समस्या हो तो मनोज कुमार जैसे आप सामने आइए, आवाज उठाइए। आप अगर अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो 10 लोगों का हौसला बुलंद कर रहे हैं जिनके साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है। हालांकि खट्टर सरकार जो है, पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मनोबल नहीं टूटने देंगे। तो अब देखना यही है कि जिस तरह के लोग जो है आंदोलन करने पे मजबूर कर देते हैं, वो क्या सिर्फ आश्वासन देकर पल्ला झाड़ कर काम चलाएंगे, या फिर खिलाड़ियों के लिए एक नया रूल एंड रेगुलेशन होगा और सबके लिए एक सम्मानजनक तरीके से सबको जो है खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाएगा, और सबके लिए नियम और कानून जो है वो एक होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे जो है खिलाड़ियों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर किया जाता है या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो खिलाड़ियों पे दोषारोपण करते हैं और खिलाड़ियों को दोषी ठहराते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हरियाणा सरकार ने नर्सरी शुरू करी है, वो बहुत अच्छा काम किया है। जो काम अच्छा होगा वो बोला जाएगा। ऐसे ही नर्सरी हर स्टेट में बननी चाहिए, ताकि बच्चे ग्रास रूट पे उस नर्सरी के माध्यम से ट्रेनिंग करते रहें और बॉक्सिंग में
बॉक्सिंग ही नहीं, हर गेम में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, फिर वो धीरे धीरे खेल के लिए प्रेरित होते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है और ये ऐसे हर स्टेट को करना चाहिए। तो देखिए, मैं अब अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के किसी मुद्दे पे न्याय के लिए मांग करते हुए और आवाज उठाते हुए। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं अंजलि चावला, कुरुक्षेत्र।